डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर 4 का 4.6 हम लोग देखेंगे। और ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें आपको इक्वेशंस दिए गए हैं, लीनियर इक्वेशंस। उसको आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। आपको प्रश्न दिख रहा होगा, लिखा है कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक के जो प्रश्न है उसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो संगत है और कौन सा असंगत है। उसकी कंसिस्टेंसी जो है, संगतता जो है, उसको आपको चेक करना है। तो आपको पहले मैं बता दूं कब कंसिस्टेंसी उसका जो है कि संगत होगा, कब असंगत होगा। दो चीजें हैं आपके सामने, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। तरीका यही है, आप उसके डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए। किसका फाइंड करना है डिटरमिनेंट? उसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ये कौन है इसका? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैं अभी बताऊंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे होता है, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अगर उसका वैल्यू 2 आएगा, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है, ध्यान रखेंगे, अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है, मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आता है, ठीक है, तो वो क्या होगा? अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आता है तो वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट का मतलब, ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा मतलब उसका कुछ हल होगा, और हल होगा तो वो संगत होगा, ठीक है। और यदि उसका डिटरमिनेंट जो है कि 0 के बराबर नहीं आ रहा है, अगर 0 के बराबर आ रहा है, तब यहाँ पे हमको चेक करने के लिए 2 कार्य करने पड़ते हैं। आपको निकालना पड़ेगा उसका, क्या निकालना पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा उसका एडज्वाइंट ए, ठीक है, इनटू बी, एडज्वाइंट ए इनटू बी। अब ये चेक करना होगा, अगर ये जो है कि नहीं, ध्यान रखेंगे, अगर ये 0 आ जाए तो आपको आगे जाना है और वहां जाकर चेक करना होगा। अगर एडज्वाइंट ए इंटू बी भी 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये कंसिस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट है। और यदि उसका ये वाला वैल्यू 0 नहीं आएगा तो ये इनकंसिस्टेंट है, समझेंगे ध्यान से थोड़ा बात को। ये 0 नहीं है, ये O है, ये भी O है, नल मैट्रिक्स है, ये दोनों 0 है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है इसलिए 0 के बराबर होगा। मैट्रिक्स कभी 0 नहीं होता है, मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए, आपको पहले 10th क्लास में आपने देखा होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये वाला केस आपका पहला है कि अगर पहले ही कह दिया कि 0 के बराबर नहीं है तो कंसिस्टेंट हो गया। इसके बाद अगर मान के चलिए कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया, तब आपको देखना होगा कि C1/C2 के साथ इसका क्या रिलेशन है। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है तो उसका 2 कंडीशन हो गया, तो C1/C2 बराबर होगा या C1/C2 बराबर नहीं होगा। अगर ये भी बराबर हो जाता है तो ये सेकंड कंडीशन है, ये आपका ये कंडीशन है कि कंसिस्टेंट होगा। और अगर ये आ जाता है कि बराबर C1/C2 नहीं होगा तो ये आपका होगा इनकंसिस्टेंट। समझ लें, इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन, इस कंडीशन में आपका मेनी सॉल्यूशन, और इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। तो आपको इस तरीके से पूरे प्रोसेस को चेक करना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छी समझ में आ गया थोड़ा सा शॉर्ट में, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है इसका क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि दिए गए लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है, ये आपको दिया जो गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसको हम लोग Ax इक्वल टू बी के रूप में लिख सकते हैं। ए क्या है आपको पता होना चाहिए। ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मतलब इस दिए गए लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट को लेकर के मैट्रिक्स बनाया जाएगा। जैसे x का कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ कितना है 2, y का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ कितना है 3। इसको बना देंगे, मतलब x y z जो भी दिया गया है उसके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और a से डिनोट करेंगे। लाइन से लिखेंगे, इसका x जो भी है सब x वाले को एक लाइन में, y वाले को एक लाइन में, z वाला है तो z वाले को भी एक लाइन में। x क्या है? x आपका है, ध्यान रखेंगे, वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स मतलब वेरिएबल का एक मैट्रिक्स तैयार करेंगे। जैसे x है और y है। उसके बाद आपका आएगा b क्या है आपका? v है कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसमें जो कांस्टेंट दिया है लास्ट में, उसको लेकर के जो मैट्रिक्स बनाया उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपको चेक करने के लिए कि संगत है कि असंगत है। बस कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से दिखा करके, और बस आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो बनाया है उसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिए। 1 2 2 3, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। 3 1 जा 3, 2 2 जा
4। अब देखिए इसका वैल्यू आया -1, लिख देंगे कि सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है यानी कंसिस्टेंट होगा, यानी इसका कोई हल होगा, एक हल होगा ना अद्वितीय, तो लिख देंगे कि हेंस क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी क्या, संगत, ठीक है, ओके। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। आपको पता है कि अगर ये 0 आ जाए तो क्या निकालना होगा, अगर ये 0 आ जाएगा तो हम लोग, अगर जैसे 0 आ गया तो आपको आगे बढ़ना होगा और उसका एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट कैसे निकलता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। और सपोज करिए कौन सा इसमें प्रश्न आ रहा है, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा प्लस 1 नहीं आ रहा है, 6 एकम 6 शून्य 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा देख लेंगे, यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ, यही मैं बात कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको दिया गया है x + 3y = 5, फिर 2x + 6y = 8। यहाँ पे जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 6, और इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो देखेंगे 6 × 1 = 6 हो जाएगा ना जी, 1 2 3 6, 6 × 1 = 6, 3 × 2 = 6 = 0। ये 0 आ गया, यानी कि अब जब 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ना होगा। 0 नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, लेकिन जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तब आपको निकालना होगा, इसमें एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पता है एडजॉइंट निकालने का तरीका, ये देखिए इसको हम करते हैं इंटरचेंज, ये हो जाएगा 6 ये 1, और इसको करते हैं साइन चेंज, -2 और ये हो जाएगा -3। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब एडजॉइंट से b में गुना करते हैं, एडजॉइंट a × b निकालते हैं। यहाँ b क्या हो जाएगा आपका, b आपका पता है, देखिए x है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स x y, और एंड b क्या है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 और 8, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ एडजॉइंट क्या है आपका 6 -3 -2 1, और b आपका क्या है 5 और 8। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तो 6 से ये रोज इसमें बदलू रहे, 6 × 5 = 30 और 8 × 3 = 24, ये हो जाएगा -2 से करेंगे तो -10 और ये हो जाएगा +8, ये आ जाएगा आपका 30 में 24 गया 6 और 10 में से 8 गया 2। ये देखिए ये आपका जो भी आया है ऐसे देखिए क्या लिख देंगे कि सिंस एडजॉइंट a × b इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये 0 मैट्रिक्स के बराबर तो है नहीं, 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। लिख देंगे हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर आ रहा है, ये वाला आ रहा है ना, देखिए तो इज क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, यानी ये असंगत होगा। मैंने कहा था ना कि अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आए तो कंसिस्टेंट, पहले ही खत्म। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तब तो आपको ये 2 काम करना होगा, उसका एडजॉइंट निकाल करके उसके b में गुना करना होगा, और यदि ये भी अगर 0 आ जाएगा तो कंसिस्टेंट, और ये अगर 0 नहीं आएगा, 0 आने का मतलब 0 मैट्रिक्स, मतलब ये सब सारे एलिमेंट 0 0 हो जाए। अगर 0 नहीं आता है तो इनकंसिस्टेंट, अगर 0 आ जाएगा तो कंसिस्टेंट। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे पार्ट 9 जो आपको डाला गया YouTube पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं थोड़ा 3 ऑर्डर के बारे में, एक बार देख लेते हैं उसको कैसे करना है। चलिए पॉज कर दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए जी, तो मैंने बताया आपको, पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा क्वेश्चन जस्ट वैसे ही था, तीसरा क्वेश्चन में आपको पता था इनकंसिस्टेंट था तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं थोड़ा 3 ऑर्डर में, पता है फिर वही बात कि कोई भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं ax = b, जहां a जो है आपको पता है a आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट मतलब होता है गुणांक, जो भी x y z का गुणांक दिया है उसको लेकर के बनाया गया मैट्रिक्स को बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। चलिए x का यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, पहले वाले में 1 फिर 2 फिर a, इसमें क्या है 1 y का 1 3 a, फिर 1 2 और 2a, ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से वेरिएबल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x y z, फिर आप यहाँ से कांस्टेंट मैट्रिक्स भी बना सकते हैं 1
2 4। अब आप वही चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको बताया मैंने, आप सीधे सीधे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का क्या निकाले, डिटरमिनेंट निकाले, 1 1 1 2 3 2 a 2a, ठीक है। तो हम लोग इसको निकालेंगे। चलिए डिटरमिनेंट निकालने के बहुत सारे तरीके डिटरमिनेंट निकालने का। अगर आप चाहें तो उसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के लिए आपको पता है ना कैसे करते हैं हम लोग, कि जब रो में 1 1 1 दिखे तो कॉलम वाइज घटा देते हैं, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यूज कर दें, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 जाएगा -1, a में से जाएगा 0, फिर देखिए उसके बाद 1 में से 1 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, a में से 2a जाएगा -a, फिर 1 2 2a। यहाँ मैंने कौन सा अप्लाई किया है, रो में दिखता है तो हम लोग चेंज करते हैं, c1 टेंड्स टू c1 -c2 और c2 टेंड्स टू c2 -c3। सबको पता है ये वाली बात। अब देखिए 2 0 आ गए तो आराम से कैलकुलेशन फटाफट कर देंगे हम लोग। r1 से कैलकुलेशन कर दीजिए। तो देखिए 0 खत्म, a लेंगे, 1 लेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो जाएगा, -1 1 0 -a। सबको पता है प्लस माइनस प्लस ये प्लस ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 और ये क्या हो जाएगा, ये अगर मैं कहूँ तो -1 से a में करेंगे a और ये हो जाएगा -0, यानी 1 × a = a। अब देखिए चूंकि लिख देंगे कि सिंस आप समझ चुके हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देन अब 0 के बराबर नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन है। हेंस वाला बात लिख देंगे कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या लिख देंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि इनकंसिस्टेंट आ जाता है तो आपको क्या करने के लिए मैंने कहा, जब भी ये 0 के बराबर आ जाए तो फिर a का एडजॉइंट निकाल कर b में गुना करेंगे। अगर वो भी 0 आ जाए तो कंसिस्टेंट ही होगा, अगर वो 0 के बराबर नहीं आए तो इनकंसिस्टेंट होगा, आपको पता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ गए जी, प्रपोज कर दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। उसमें देखिए क्या है, चलिए जी। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। अच्छा एक बात समझेंगे आप लोग, 1 से लेकर 6 तक के प्रश्न में सिर्फ कंसिस्टेंसी उसकी चेक करनी थी, एग्जामिन करना था, जांच करना था। अब लेकर 7 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसमें प्रश्न कहता है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 से लेकर 14 तक के प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो मैट्रिक्स मेथड हम लोग यूज करेंगे। क्या है मैट्रिक्स मेथड, हम उसको देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जी देखिए तो क्या है इसमें हम लोग ध्यान समझेंगे। मैट्रिक्स मेथड में आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि आप जब x = b लिखते हैं तो x = होता है a इनवर्स = b। यही आपका मैट्रिक्स मेथड, ये फॉर्मूला है, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये यूज करने के लिए आप यहाँ से x y z निकाल सकते हैं। आपको सॉल्व करना है ना इक्वेशन में, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम है आपको इनवर्स निकालिए a का और उसके बाद b में मल्टीप्लाई करके इससे इक्वालिटी का आप प्रोपोर्शनल कर सकते हैं और इक्वालिटी करके x y z वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। अब a का इनवर्स तो सबसे पहले आपको पता है, लिख सकते हैं द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax = b के रूप में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और उसमें जब ax b लिखते हैं तो a क्या है, x क्या है, b क्या है, वहां लिख देते हैं नीचे में। a आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x और y के जो भी कोफिशिएंट आपको दिए गए हैं उसके द्वारा बनाया गया मैट्रिक्स, जैसे 5 7 2 3 एक मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद x क्या है, वेरिएबल मैट्रिक्स जो x और y को डिनोट करता है। फिर उसके बाद b क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स जो इसमें कांस्टेंट दिए गए उसका मैट्रिक्स है। अब आपको आगे सॉल्व करने के लिए a इनवर्स चाहिए। इनवर्स कैसे निकलता है पता है, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a इनवर्स का फॉर्मूला है 1/में डिटरमिनेंट ऑफ a * एडजॉइंट a। तो आपको क्या करना, पहले डिटरमिनेंट निकालिए, फिर एडजॉइंट निकालिए, फिर इस फार्मूला को यूज करके इनवर्स निकालिए, फिर उसको यहां पुट करके उसका वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कीजिए। इतना काम आपको करना होगा। चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, डिटरमिनेंट निकालेंगे। नाउ सबसे पहले a का डिटरमिनेंट निकालेंगे। a का डिटरमिनेंट ये है 5 7 2 3, 5 3 15 7 दूनी 14, ये आपका हो गया a, डिटरमिनेंट निकल गया। अब आप निकालेंगे एडजॉइंट। नाउ अब देखिए एडजॉइंट कैसे निकलता है, टू ऑर्डर का तो पता ही है, बहुत इजी है। टू ऑर्डर का एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए इसको आपको इंटरचेंज 3 5 और इसको क्या करना है, साइन चेंज -7 -2, ये आपका हो गया एडजॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी अब आप इस फार्मूला को यूज करेंगे। नाउ
बाई फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसका डिटरमिनेंट कितना आया है 1, एडजॉइंट आपका हो गया 3 -2 -7 5। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, एक से तो गुना करें बाकी को फर्क नहीं पड़ता है, तो आपका इनवर्स हो गया 3 -2 -7 5, इनवर्स निकल गया। अब आप कर देंगे नाउ यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, जो आप मेथड यूज करने के लिए कह रहे हैं उसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे। नाउ यूजिंग मैट्रिक यूजिंग बाय यूजिंग लिख देंगे, ऐसे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ ठीक है, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड वी गेट, क्या है मैट्रिक्स मेथड, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। चलिए जी, अब देखिए तो x आपका क्या है एक्स वाई, ए इनवर्स आपका क्या है 3 -2 -7 5, आ रहा है ना, सब दिख रहा है ना। चलिए b आपका क्या है, b आपका देखिए यहाँ पर 4 और ये 5, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए और इसके के साथ इक्वलिटी उसको दिखा देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, इधर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा। इधर तो है एक्स वाई, इधर में क्या है, गुना करेंगे 3 चौके 12 -10, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 3 चौके 12 -10 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 चौके 28 -28 और ये 25, ये हो जाएगा -3 और लिख देंगे नाउ, हो गया ना गुना, बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। अब युगों की समानता से वी गेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, और इस प्रकार से कैन यू सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अगर अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो था पूरा बाई प्रोसेस आपको बनाना है भाई, कैसे बनेगा 7वां 8वां 9वां 10वां 4 प्रश्न ऐसे ही बनाना है आपको। ध्यान रखें कि अगर वहां पर मैट्रिक्स मेथड का नाम नहीं ले और सिर्फ ये कहे कि इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो मैं आपको एक रूल बता दूं जिसका नाम है क्रैमर्स रूल, उससे आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा जल्दी से। ठीक है, मैं यहीं पर दिखाता हूं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्या है उसका नाम है, मैं इसको सेकेंड मेथड कर देते, ये वाला प्रश्न मैंने रखा है, पहले आप इसको समझ लेंगे, ये वाला मैं रख दिया कि इसके बाद उसको बताना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड मेथड। ठीक है, थोड़ा सा सेकेंड मेथड समझेंगे, थोड़ा पॉज कर दीजिएगा, मैं भी फिलहाल। तो मैं सेकेंड में बात कर रहा था, आप इतना प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को अगर देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स मेथड कहेगा तब तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर कोई जिक्र नहीं करता है नाम का, केवल कहता है कि आप इसको सॉल्व करें, तो उस कंडीशन में हम लोग इस क्रैमर्स रूल को यूज करते हैं। क्रैमर्स रूल में क्या है समझेंगे, इसका नाम है क्रैमर्स रूल, ये कहीं से बाहर से नहीं है, क्रैमर नाम के गणितज्ञ ने इस रूल को दिया था, और ये रूल एक प्रकार से वज्रगुणन विधि आप पढ़े होंगे वही है। थोड़ा समझिए कैसे बनाना है। देखिए मैं डायरेक्ट इसको बना सकता हूं, ऐसे लिखेंगे x, ठीक है, फिर y, जो जो कांस्टेंट दिए, जो वेरिएबल दिए उसको लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में ना कोफिशिएंट होता है 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए x के सबसे पहले आप समझिए मेरी बात को, सबके नीचे आप इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को पुट कर दीजिए। कोफिशिएंट के मैट्रिक्स का मतलब सबका जो कोफिशिएंट दिया है, ये x वाला y वाला उसको रख दीजिए। ये देखिए 5 7 2 3, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से 5 7 2 3 सब जगह 5 7 2 3 5 7 2 3, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए सबका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना होगा, सबका डिटरमिनेंट निकालना है, सबका डिटरमिनेंट निकालना है। अब मैं एक चीज जो कह रहा हूं उस चीज को बड़ी ध्यान से समझिएगा। ऐसे आप रख देंगे, क्या करना है, जितने कोफिशिएंट दिए गए एक्स वाई 2 हैं तो 2, जेड भी हो जेड भी रखेंगे, और उसके बाद लास्ट में एक अपने से वज्रगुणन विधि में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप यहाँ 1 यूज करते तो वो 1 यूज करना है। उसके बाद नीचे में सब जगह कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ही पुट करना है और सबका डिटरमिनेंट निकालना है। और एक बात ध्यान रखिए, अब यहाँ पे अब मैं कह रहा हूँ जिस चीज को समझिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि x इसमें देखिए कि पहले कहाँ है, x पहले आता है ना, फिर y आता है ना। तो जब हम लोग को, मैंने एक ऐसे ही समझाया था आप लोगों को कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो है, संस्कारी परिवार जो है, वो अपने घर के बच्चों को बाद में भोजन करा दे, बाहर के बच्चों को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता है। ऐसा लगता है कि भाई चलो खुद दुख सहो, दूसरों को खुशी कर दो, इसको हम लोग संस्कृति कहते हैं, समझेंगे। तो x पहले यूज होता है, तो यहाँ से x वाले कोफिशिएंट को हटा देंगे। क्या करना है, x जो है अपने घर वाले को बाद में खिलाएगा,
y बाद में आता है ना, देखिए पहले x फिर y भी अपने घर वाले को हटा देगा, समझिए ध्यान से, x अपने घर वाले को बाद में खिलाएगा, y अपने घर वाले को बाद में खिलाएगा। और क्या करना है, इस जो जगह को हम लोग हटाए हैं वहां पे इस जो आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको पुट कर देना है। यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 5। मैं ब्लैक से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूं, ये बस आपको थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत विस्तार से बताया भी है। कुछ नहीं करना है, x y 1 लिखिए, नीचे में आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है x जब रहेगा तो उसके नीचे x वाला कोफिशिएंट नहीं लेंगे, उसके बाद का जो है उसको ले लेंगे। y जब लेंगे तो y का कोफिशिएंट नहीं लेंगे और उसके जगह पे इस ये जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट को हम लोग ने पुट कर दिया है। देखिए कांस्टेंट जो है ना ये 4 5, इसी को x में x के जगह पुट करेंगे, y में y के जगह पुट करेंगे, या कांस्टेंट को दिखाई देंगे। और अब इसको कैलकुलेशन करेंगे और देखिए आपका वैल्यू कितना इजी वे में और जल्दी से आ जाएगा। देखिए x चढ़ती है 12, 5 गुना 10, 12 में 10 गया 2। ये देखिए y 5 25 28 घटा देंगे -3। ये देखिए 1 5 15 7 14 1। अब आप इसमें से इसको लेकर सॉल्व करेंगे अलग, इसको सॉल्व करेंगे अलग, तो ये हो जाएगा x/2 = 1। देखिए ये है ना, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, इसको लेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ना भाई, देखो तो यहाँ से x का मान 2 आ गया, इसको लोगे, ठीक है, y/-3 = 1/1, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू आ जाएगा y = -3। अब आप देख सकते होंगे कि ये कितना कार्य करना पड़ा और ये डायरेक्ट आपको आंसर आ गया। तो ये था क्रैमर्स रूल, हम लोग थर्ड ऑर्डर पे भी यूज करेंगे। आपको बस थर्ड ऑर्डर जब बताएंगे ना वहां पर एक बार फिर से इस चीज को समझ लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और पिछला वीडियो जो इंट्रोडक्शन पार्ट 9 है उसको देखिए, उसमें क्रैमर्स रूल के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। आपको पता है कि 1 से लेकर के 6 तक जो था वो एक किस्म था, एक जैसा प्रश्न था। 7 8 9 10 एक जैसा प्रश्न है, फिर 11 से लेकर 14 तक का प्रश्न एक ही जैसा है। तो हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए सबसे पहले भाई प्रोसेस को सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स मेथड से यूज करके कह रहा है ना, तो सबसे पहली बात चलिए लिखा है कि नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax = b के रूप में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर a क्या है, a है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो x का कोफिशिएंट एक लाइन में, y का कोफिशिएंट एक लाइन में, z का कोफिशिएंट एक लाइन में। x का कोफिशिएंट क्या क्या है, चलिए पहले वाले में 2 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 3 है, ठीक है। y का कोफिशिएंट सेकंड लाइन में, y का कोफिशिएंट पहले में 1 है, दूसरे में -2 है, और तीसरा में तो है ही नहीं y नहीं है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 है। आगे z देखिए, इसमें 1 है, इसमें -1 है, इसमें -5 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x क्या है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, उसके बाद आपका b क्या है कांस्टेंट मैट्रिक्स 1 3/2 और 9। ओके, चलिए अब आप a x और b निकाल चुके हैं, अब आपको निकालना है क्या, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, x y z, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब उसमें उपस्थित चर राशि यानी वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना। तो x y z का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स मेथड यूज करना है a इनवर्स b, और इसको यूज करने से पहले आपको इनवर्स चाहिए, और इनवर्स निकालने का फार्मूला है 1/डिटरमिनेंट a * एडजॉइंट a। तो आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है, फिर एडजॉइंट निकालना है, फिर उसको यहाँ पर रख करके इनवर्स के जगह पे पुट कर देना है। चलिए तो सबसे पहला काम है डिटरमिनेंट निकालना। नाउ तो हम लोग a का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। a का डिटरमिनेंट देखेंगे, थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2 1 3 0 -1 सॉरी 1 -2 0 1 -1 -5, ठीक है। चलिए जी, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कोशिश करते हैं इसको बनाने का। चलिए कैसे करेंगे, देखिए तो जिस रो में ज्यादा जीरो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए R3 ले लेते हैं, R3 में थोड़ा एक जीरो है तो जल्दी कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 लेंगे तो ये देखिए ये रो ये कॉलम हट जाएगा, 1 -2 1 -1। ओके, तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा समझ लीजिए, -5 लेंगे तो ये रो ये कॉलम हट जाएगा, 2 1 1 -2, ठीक है। चलिए अब आपको पता है ना प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस में होगा, फिर माइनस फिर प्लस, तो ये भी प्लस में होगा। तो आप ऐसे साइन का पता है ना, स्टार्टिंग प्लस से होता है, सबको पता है, नहीं पता तो पिछले वीडियो देख लेंगे। चलिए 3 ये हो जाएगा -1, ये +-5 ये हो जाएगा -4 -1। कोई
ये -1 + 2, ये -5 -5, ये हो जाएगा 3 × 2 में से बन जाएगा 1, -5 -5 + 25 हो जाएगा, तो 3 + 25 यानी कि ये हो जाएगा आपका 28। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग। आप 1 मिनट, थोड़ा सा पॉज तो वीडियो। चलिए देखिए, एक जगह थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3x लिख चुके थे, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ 3y था, ठीक है। तो 3y है तो पता है कि x का कोफिशिएंट इसलिए x वाला 0 हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सुधार लेंगे। और ये 3y है यानी कि y का वैल्यू 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको हो जाएगा 34, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मिस्टेक था, 3x लिख दिया गया था गलती से, आप उसको सुधार लेंगे। अब 34। अब आगे बात करते हैं हम लोग, जब डिटरमिनेंट निकल जाए तो हम उसके बाद क्या निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे। जब एडजॉइंट निकलेगा तभी तो इनवर्स निकल पाएगा। चलिए जी, तो हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट निकालने का पूरा प्रोसेस आपको पता है कैसे निकलता है। चलिए, एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे। पहले कोफैक्टर कैसे बनाएंगे, देखिए नाउ लिख देंगे, नाउ द कोफैक्टर्स ऑफ, ये देखिए कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A is given by। चलिए जी, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से A11 पहला का निकालेंगे। पहला को कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकले देखिए, तो इसको अगर लेते हैं हम लोग तो पता है ना A11 का क्या हो जाएगा, M11, ऐसे हम निकाल सकते हैं। A12 का क्या हो जाएगा, M12। उसके बाद सबका लिख देते हैं हम लोग बारी बारी से। A13 क्या होगा, M13। फिर A21 का क्या हो जाएगा, M21। A22 का क्या होगा, M22। A23 का क्या होगा, M23। फिर उसके बाद देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। A31, फिर A32, फिर A33, इतना सारा है। M31, M32, M33। उस पर साइन भी इंक्लूड करना होता है, सबको पता है पहले से। साइन कैसे इंक्लूड करते हैं हम लोग कि ये देखिए एक और एक जोड़ेंगे, अगर ये इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस। ये देखिए 2 एक इवन है इसलिए प्लस होगा, 3 एक ऑड है इसलिए माइनस होगा। फिर देखिए 3 एक 4, ये एक इवन है इसलिए प्लस होगा। 2 एक 3 ऑड है, फिर 2 2 4 इवन ऑड है, 3 3 6 इवन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब माइंड में कैसे निकलता है सबको पता है। पहले तो मैंने इतने सारे प्रश्नों को मैं डील कर दिए हम लोग पीछे में। चलिए M11 पहले के बारे में बात करेंगे। पहला रो पहला कॉलम हट जाएगा, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कितना हो जाएगा, -2 -1 3 -5, ये हो जाएगा 10 -3, यानी 10 + 3 = 13। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद M12 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इस एलिमेंट के बारे में है, तो ये वाला कॉलम ये वाला हट जाएगा। 1 -1 0 -5, 1 -1 0 -5, माइनस ये हो जाएगा -5 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस +5 हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं M13 इसके बारे में। ये वाला रो ये वाला कॉलम ये वाला कॉलम ये वाला रो हट जाएगा। 1 -2 0 3, 1 -2 0 3। इसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 - 0 = 3। M21 इसके बारे में है, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो हट जाएगा। 1 1 3 -5, 1 1 3 -5, माइनस ये हो जाएगा -5 - 3 = माइनस ये जाएगा -8, ठीक है, यानी 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद M22 की बात करते हैं। M22 यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा चेक करिए, तो ये वाला एलिमेंट था ना, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल 1 1 3 -5, ठीक है। इसके बारे में देखिए ये वाला कैंसिल आउट, ये वाला हटा 2 1 0 -5, 2 1 0 -5, यानी -10 -0 = -10। फिर M23 इसके बारे में, ये वाला कॉलम ये रो हट जाएगा। 2 1 0 3 -2 1 0 3, कितना हो जाएगा, -3 2 6 -0 = -6। उसके बाद M31 इसके बारे में, ये कैंसिल 1 1 -2 1। चलिए 1 1 -2 -1 = कितना हो जाएगा, -1 -2 = -1 + 2 = 1, ठीक है। M32 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में ये कैंसिल 2 1 1 -1,
1 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू देखिए माइनस 3 आएगा प्लस 3 हो जाएगा। फिर m33 इसके बारे में बात करें, ये वाला रो ये वाला कॉलम कैंसिल, 2 1 1 माइनस 2 और 2 1 1 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। ये सारे आपको कोफैक्टर निकल गए। कोफैक्टर निकलने के बाद या तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए या फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का डायरेक्ट आप ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग अगर लिखे तो मैं विस्तार से लिख देता हूँ, आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए कैसे बनता है, तो आपने जो कोफैक्टर निकाला है उसको सजा दें तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। और पता है कि हम लोग हमेशा रो वाइज निकालते हैं, तो रो वाइज आपका जो भी आया है 3 3 लेकर रो में सजा दीजिए। 13 5 3 तो 13 5 3, फिर उसके बाद 8 माइनस 10 माइनस 6 8 माइनस 10 माइनस 6, फिर उसके बाद 1 3 माइनस 5 1 3 माइनस 5, ये आपका होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट निकालने का वो बताया कि जो मैट्रिक्स आता है कोफैक्टर में उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ऐसे तो हिंदी में लिख दें या फिर जो भी लिखना है नोटेशन में, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज कितना होगा, देखिए रो को कॉलम बनाए, कॉलम को रो बना लेंगे। फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम बनाए 13 5 3, ठीक है। तो कहते हैं 8 माइनस 10 माइनस 1 3 माइनस 5, ये आपका वो एडजॉइंट है, ठीक है। तो आप डिटरमिनेंट निकाल लिए, आप एडजॉइंट निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, अब मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं, समझेंगे। अब आप इनवर्स निकालेंगे और फिर इनवर्स को हम मैट्रिक्स मेथड में यूज करेंगे। मैं देखता हूं यहाँ पे प्रयास करता हूं ताकि हो जाए, थोड़ा समझ लेंगे। क्या करना होगा, अब फॉर्मूला से हमको देखिए लिखेंगे कि नाउ बाय फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे पहले ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। चलिए जी 1 बाय डिटरमिनेंट ए कितना आया था 34, 13 5 फिर 3, थोड़ा पॉज कर दीजिए, इसको लिखना है ना, पॉज कर दीजिए वीडियो को। 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5 रुक दीजिएगा। चलिए जी अब हम लोग देखेंगे तो आपका ए इनवर्स आपके सामने है। अब इसके बाद यूजिंग मैट्रिक्स मेथड देखिए, नाउ बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड को हम लोग यूज करेंगे। वी गेट, इसमें क्या था आपका मैट्रिक्स मेथड में, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहां से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। इतना सारा काम करना होगा, पहले ए इनवर्स निकालने के इतना काम कीजिए और फिर उसके बाद मैट्रिक्स मेथड यूज करिए। चलिए जी x की जगह पे x का वैल्यू आपका क्या है, x y z। चलिए ए इनवर्स आपके सामने है। ए इनवर्स में आपको क्या आया है 1/34। ये देखिए ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 माइनस 5, और b आपके सामने है यहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ गया b यहाँ पे 1 3/2 और 9, ठीक है। अब आप इसको पहले गुना कीजिए, फिर जो आएगा उसमें 1/34 से गुना कर दीजिएगा और फिर दोनों को इक्वलिटी दिखा देगा। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आप इसको कर लेंगे या फिर मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा मैं इसको डिलीट कर दूं। चलिए तो लोग आगे देखेंगे, इसको डिलीट कर दिया हम लोग, समझेंगे बारिश बारिश से। चलिए तो ये देखिए x y z, इधर तो कुछ करना नहीं है। ये देखिए 1/34 को छोड़ दीजिए आप, पहले आप ना इसको गुना कर दीजिए। और पता है ना ये देखिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये है आपका 3/1 का, है ना। 3/1 का पता है ना कि CR है तो उसका गुना होगा। और ये देखिए गुना करें मैट्रिक्स क्या आएगा 3/1 का आएगा, और 3/1 का मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा। चलिए हम इसको देखते हैं कैसे गुना करेंगे। चलिए जी गुना किया 13 में 1 से करेंगे 13, फिर 8 से 3 में दोनों करेंगे तो 2 चौके 8 कट जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से 9 में करेंगे तो 9, यानी ये हो जाएगा 13 + 12 + 9। मैं लिख देता हूं ध्यान से। सेकंड वाला करेंगे 5 एकम 5 माइनस 10 से इसमें करेंगे तो 2 से 5 10 कट जाएगा, 5 बार में माइनस 5 से 3 में करेंगे -15। फिर उसके बाद 3 से 9 में करेंगे 27, ओके। फिर 3 एकम 3, 1 मिनट, हाँ 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद 3 से इसमें करेंगे तो ये 3 3 9/2 हो जाएगा ना, प्लस 9/2, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये फोन आगे डिस्टर्ब कर देता है जी। 3 एकम 3 इससे करेंगे ना 2 3 6 हो जाएगा, 3 3 9 -9 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे -45, ओके। चलिए
अब ये देखिए x y z 1/34, इसको ऐड कर दीजिए 13 और 12 25 और 9 34, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 और 5 32 और 15 कटा देंगे शायद कितना हो जाएगा जी 27 और ये देखिए 10, ये तो 10 हो जाएगा ना, 10 माइनस में 17 हो जाएगा शायद 17 और ये हो जाएगा 45 9 54 और 54 में 3 जाएगा तो शायद कितना 51 माइनस में। ओके चलिए जी, अब देखिए 34 से हमको डिवाइड करना है अंदर में, तो ये हो जाएगा, ये वाला पूरा दिख रहा है ना वहां पे देखे तो आ रहा है वीडियो में x y z 34 से हमने डिवाइड कर दीजिए भाई, 34 से 34 कट जाएगा 1 बार में 70 34 कट जाएगा 1/2 और ये काटे 17 में 64 51 यानी -3/2, शायद इतना आ रहा होगा आंसर में, और मैं चेक कर लूं 1/2 या सही है। चलिए यानी लास्ट में क्या लिख देंगे ऐसे करके कि नाउ, पता है ना इसके बाद हम लिखेंगे कि नाउ बाई इक्वालिटी, ठीक है मैं इसको यहां लिख देता हूं नाउ, क्या नाउ बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है वी गेट। अब आप जब मैट्रिक्सेस के समान अवयवों की समानता का प्रयोग करेंगे तो आप पढ़े हुए हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, यानी x = 1, y = 1/2 एंड z = -3/2, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब समझिए इस प्रश्न को बनाने में इतना दिमाग लगाना पड़ा क्योंकि ये मैट्रिक्स मेथड से आपको बनाना था। अब मैं बार बार कह रहा हूं, अगर प्रश्न में कहीं मैट्रिक्स मेथड का यूज करने का नाम अगर नहीं कह रहा है तो आप उसको बनाने के लिए किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा इजी लगे। तो मैं क्रैमर्स रूल के बारे में बार बार कह रहा हूं, वो इजी मेथड है, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, मैं उसको फिर से करके आपके सामने दिखाता हूं, इसी को आप समझ लेंगे, ठीक है। अगर नहीं कहते तो आप किसी से बना सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे बाई, ठीक है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में आपको मैंने क्या कहा, जितने सारे वेरिएबल हैं आप उसको लिख दीजिए, x फिर y फिर z, तीन तो मेरे ना x y z और फिर लास्ट में एक आपको 1 यूज करना है, ठीक है। अब मैंने कहा इस a को आप सब जगह पुट कर दीजिए, a को आप पुट करेंगे कितना है आपका 2 1 0 1 -2 3 1 माइनस, आपको डिटरमिनेंट निकालना है, सबका क्या करना है डिटरमिनेंट निकालना है, सबका क्या करना है डिटरमिनेंट निकालना है। अब आप समझेंगे बात को, मैंने कहा बार बार जब आप इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को रखेंगे तो रखने के बाद एक कार्य और आपको करना है, और वो कार्य क्या है, बहुत ही दिमाग से उसको बनाना है। देखिए x है ना, तो ये x की कोएफिशिएंट आप चेक कर लें, x की कोएफिशिएंट है 210 है ना 210, इसमें y वाला कौन है, ये पहले वाला x है फिर y है z है, x है y है z है, x है y है z, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे तो x y z है, तो मैंने कहा है कि जो रहेगा वो अपने एलिमेंट को वहां पर अपने कोएफिशिएंट को वहां पुट नहीं करेगा, x वाले में x वाले को हटा देंगे, y में y वाले को हटा देंगे, जेड में जेड वाले को हटा देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं ये संस्कार है अपने घर के लोगों को बाद में खाना खिलाना, पहले जो बाहर से है उसको खाना खिलाएंगे, ठीक है। और इसमें तो कोएफिशिएंट कांस्टेंट वाले में तो एक्स वाई जेड उसके घर वाले का है नहीं, वो तो कांस्टेंट वाले हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों में आप ध्यान समझिए, जहां से डिलीट किया ना उसकी जगह पे इस कांस्टेंट को, ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स आप बनाए हुए हैं उसको पुट कर देना है, ये ध्यान रखना है बस। ये क्या है आप देख लीजिए 1, ये है आपका 3/2 और ये है आपका 9, यहां में 1 3/2 9 1 3/2 9, ठीक है। अब इसके बाद अब आप इसको हटा दे और इसको चुपचाप कैलकुलेशन करके और इजी वे में इसका मान निकाल करके और बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप जितना तेजी से करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए x लिखे, अब इसको आप किसी से भी बना सकते हैं, किसी भी रो से कॉलम से साइड में इसको कैलकुलेशन करके यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो मैं थोड़ा सा निकाल देता हूं आपको दिखाने के लिए। अगर मैं फर्स्ट रो से इसको एक्सटेंड करता हूं तो देखिए 1 लेंगे ना, 1 लेंगे तो ये और ये हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये और ये हट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और ये -3 आएगा तो +3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अब लेते हैं फिर -1 है तो फिर ये वाला और ये वाला हट जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते, किसी से करिए ना आप, चलिए ऐसे कीजिए, ऐसे कर देते हैं C1 के बाद तो 1 लेंगे, उसके बाद 3/2 लेंगे प्लस के बाद माइनस आता है ना, -3/2 लेंगे तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल, -5 में 1 से करेंगे -5, 3 में 1 से करेंगे 3, ठीक है। फिर उसके बाद
9 लेंगे, 9 लेंगे तो ये और ये कैंसिल, -1 से 1 में करेंगे -1 और ये करेंगे तो -2 आएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर। आप डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ये देखिए y, इसको कर देंगे फर्स्ट कॉलम से ही, सबको फर्स्ट कॉलम से ही कर देते हैं क्योंकि 0 हमको समय दिख रहा है। चलिए फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, 2 लेंगे, 2 लेंगे तो ये और ये कैंसिल, इससे करेंगे तो -15/2 और इसको करेंगे तो +9। फिर देखिए -1, ये लेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल तो -5, -9 ठीक है। चलिए जी, बराबर z, इसको करेंगे फिर वही 2 लेंगे, ये और ये कैंसिल, 9 दूने 18 माइनस में, फिर -3×9/2, फिर -1, फिर ये लेंगे तो ये और ये कैंसिल, 9 -3, 9 फिर इज इक्वल टू 1, इसको करेंगे 2 लेंगे, ये और ये कैंसिल, +10 +3, फिर -1 लेंगे तो ये कैंसिल -5 -3, ये आपका डिटरमिनेंट भी निकल गया। सबको सीवर के लॉग एक्सटेंड किए हैं। चलिए जी, अब इसको आप जल्दी से कैलकुलेशन कर दीजिए। x, ये देखिए 10 3 13, एक में कर दिया 13, माइनस ये कितना हो जाएगा 3/2 है ना, और ये आ जाएगा -8 और ये हो जाएगा +9, 2 में गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। y, आप इसको साइड में कर लेंगे जल्दी से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ठीक है। चलिए जी, तो हम लोग इस डिटरमिनेंट के वैल्यू को आप रफ में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमने यहाँ सामने ही कर दिया है। थोड़ा सा आप इसको समझेंगे, सबको सीवर के लॉन्ग मैंने एक्सटेंड किया है, आपको पता है। वैल्यू निकालने के बाद मैं यहाँ तक पहुंच चुका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x y z इन तीनों को बारी बारी से इसके बराबर करके और वैल्यू फाइंड कर लीजिए। नाउ देखिए, तो मैं अगर इसको इसके बराबर करूँ तो क्या हो जाएगा, x/34 = 1/34 है ना, तो 34 कट जाएगा, यानी x = 1। फिर अगर मैं y को करूं, y/17 = 1/34, 70 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि y = 1/2। फिर इसको z को अगर बराबर करें एंड z/-51 = 1/34, 17 3 51, 17 3 34, यानी z = -3/2। लास्ट में आप लिख देंगे हेंस x = 1, y = 1/2 एंड z = -3/2। आप समझ रहे होंगे कि कितना इजी वे में आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने है, मैच कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ये एक लाइन आपको पूरा आंसर देगा। ये रहा डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का। तो ये आप इतना बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि आप फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और वैल्यू निकाल करके और इजी वे में सबको कांस्टेंट के बराबर करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये था क्रैमर्स रूल। लेकिन ध्यान रखेंगे, एग्जाम में मैट्रिक्स मेथड कहेगा तो आपको वैसे ही बनाना पड़ेगा बेसिक तरीके से, और यदि कहता है कि केवल आप सॉल्यूशन फाइंड कीजिए तो आप कोई भी मेथड यूज करके बना सकते हैं, जिसमें क्रैमर्स रूल उसमें से एक है फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप इसके आधार पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर ये था शायद कितना नंबर प्रश्न था जी, 11 नंबर था। ये 11 नंबर के आधार पे 12 भी बनेगा, 13 भी बनेगा, 14 भी बनेगा और 15 भी बनेगा। उसमें आपको कुछ नहीं कह रहा है, कहता है कि ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो आप इनवर्स निकाल लीजिएगा। और फिर आपको इक्वेशन दिया है, इक्वेशन भी इसी प्रकार से इक्वेशन दिया है एक एक्स वाई जेड के रूप में, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, लास्ट नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा आपको समझा दूं। 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखाता हूं एक चीज आपको। 1 मिनट आप ठहरे, तो बोर्ड पे पोस्ट कर दीजिएगा। मैं कह रहा था कि क्वेश्चन 15 को मैं आपको समझा देता हूं केवल। आप एक बात को समझिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भ्रमित करने के लिए ना, पहले ये लिख दिया है, फिर ये कह रहा है, फिर ये कह रहा है। देखिए समझिए, कह रहा है ना ए अगर इतना है तो ए इनवर्स फाइंड कीजिए, तो आपको पता है ए इनवर्स ऐसे फाइंड कर लीजिएगा। कैसे फाइंड कीजिएगा, पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, फिर इसका एडजॉइंट निकालिए, और फिर उसके बाद फार्मूला आपका पता है ए इनवर्स का, 1/डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। ये आप यहां से आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये काम इसका हो गया। चलिए अब आपको ये समझना है, ये फाइंड ये काम करने के बाद कहता है इसका यूज करके इसको सॉल्व कीजिए। अरे भाई, जब आप इसको बनाएंगे, ए आप बनाएंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, फिर आप x बनाएंगे, x y z, ठीक है। उसके बाद आप b बनाएंगे कांस्टेंट मेथड, 11 -5 -3। अब देखेंगे कि ये वाला तो आपको यही है, और आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूला ये यूज करते हैं, a इनवर्स इक्वल टू b, और a इनवर्स निकालने के लिए आप
पहले ही निकाल चुके हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ए इनवर्स का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, बी का मान आपके पास दिया ही है, एक्स का मान आपको पता ही है एक्स वाई जेड, और आप दोनों को इसको गुना करके बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पॉसिबल चलिए जी, ये 4.6 का ये अंतिम प्रश्न है और ये डिटरमिनेंट का भी अंतिम प्रश्न है। मिसलेनियस को अगर बात ना करें तो मिसलेनियस इसके बाद वाला वीडियो आप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूं, आप ध्यान से पढ़िए, जल्दी से फटाफट देख लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg वेट एंड 2 kg राइस इज 60 रुपीज। फिर कह रहा है, मतलब ये करना कि 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल का दाम 60 रुपए है, 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल का दाम 90 रुपए। ऐसे ही 3 इक्वेशन आपको दिए गए हैं और फिर कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, ठीक है, पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको मानना होगा ना, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी, ठीक है, प्याज का पर केजी मूल्य हम मान लिए 100 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार द कॉस्ट ऑफ, एक और दिया है आपको, शायद वेट दिया है, गेहूं का दिया है, WHEAT वेट है ना, वेट पर केजी, ये हो जाएगा Y रुपीज। फिर इसी प्रकार से एक आपको राइस दिया है तो इसका मान लेते हैं पर केजी Z रुपीज। चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, आपको क्या कर रहा है, पहला जो केस है उसमें कर रहा है 4 किलो प्याज, 1 किलो प्याज का मतलब 100 रुपये, तो 4 किलो कितना हो जाएगा 4x। फिर उसके बाद कह रहा है कि 3 किलो गेहूं, 1 किलो का Y है तो 3 किलो का कितना हो जाएगा 3y। फिर उसके बाद 1 किलो चावल का 2 रुपए है तो Z किलो है तो कितना हो जाएगा 2Z और टोटल प्राइस है 60 रुपीज। इसी प्रकार दूसरा में कर रहा है 2 kg प्याज है तो 1 kg का x है तो 2 kg का 2x हो जाएगा। फिर 4 kg वेट है तो 4y इसका हो जाएगा। और फिर 6 kg राइस है तो 6Z हो जाएगा इज इक्वल टू शायद 90 रुपीज दिया है। फिर उसके बाद थर्ड केस में क्या कर रहा है 6 kg ओनियन तो 6x, फिर 2 kg वेट तो 2y और 3 kg राइस है तो 3Z इज इक्वल टू 70 रुपीज। और उसके बाद कर रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपको पूरा पता है क्वेश्चन कि इसको हम लोग x इज इक्वल टू b के रूप में पूरा जो प्रोसेस आपको बताया गया है लिख देंगे ना कि द, लिख देते हैं, थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, ax इज इक्वल टू b। अब आप यहां से लिख देंगे कि वेयर a क्या है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3। उसके बाद आपका x क्या होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, एंड b क्या होगा आपका, b होगा आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स, कांस्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा 60 90 70। अब आप इसको सॉल्व करके मैट्रिक्स में कैसे यूज करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मेथड में आपको बताया गया है कि लिख देंगे नाउ बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में आप क्या करते हैं, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x का वैल्यू x की जगह पे x y z, a इनवर्स आपको फाइंड करना है, b आपको दिया है, गुना करके बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से x y z का वैल्यू फाइंड कर लेना है। a इनवर्स आप कैसे निकालेंगे ये आपको पहले मैं यहां लिख देता हूं। नाउ a इनवर्स के लिए पहले आप a का डिटरमिनेंट निकालिए, फिर उसका एडजॉइंट निकालिए, फिर उसके बाद उसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए a इंटू एडजॉइंट a, फिर जो आएगा उस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, b का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, फिर दोनों को आप x y z इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके x y z का वैल्यू फाइंड कीजिए और लास्ट में हेंस कर देंगे। और हेंस में आपको क्या लिखना है, यही वाला कि हेंस द कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी इतना, पर केजी वेट इतना और राइस का पर केजी इतना, और लास्ट में आपको आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिसलेनियस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।